Hello my dear friends and students, thank you so much for watching my channel and for the subscription also. अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल so that you can get the notification of new videos and please share the videos or the link with others also, those who are in physical education field or those who are interested in these topics or in these subjects. So once again please subscribe the channel and watch, like and share with others also. आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन में, दैट इज़ हम लोग जो 11th क्लास की यूनिट 8 की बात कर रहे थे. इन दैट वन मोर सिस्टम इज़ लेफ्ट, दैट इज़ कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. when we are talking about circulatory system is a complex and vital network of organs like heart, blood vessels, that is in that basically arteries, veins and blood capillaries are there. Beyond that, blood is also an important part of the circulatory system. And there is one more system which is working very efficiently and simultaneously with the circulation system, that is called lymphatic system. These are the parts of circulation system. When we are talking about the work or the functions of circulation system, basically the transportation of blood, nutrients or minerals in our body, hormones, oxygen, antibodies and lymph, that is डन बाई सर्कुलेशन सिस्टम. ये हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन सिस्टम से ही बेसिकली सर्कुलेट किए जाते हैं. एंड वन बेसिकली सम quite little bit confusion is there about a term that is called cardiovascular system. See, cardiovascular system is a different thing and circulation system is a different system. When we are doing a study of respiratory system along with circulatory system, then that is called cardiovascular system. But the study of circulation of the blood is called circulation system. जनरली ये जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में और इस दोनों में कन्फ्यूज़न की कंडीशन होती है, वो इसलिए होती है बिकॉज द बोथ सिस्टम्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर. लाइक ऑक्सीजन हम लोग जो ब्रीदिंग की प्रोसेस में इनहेल करते हैं या जो हमारे लंग्स में जाता है, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ब्लड के थ्रू होता है. ऑक्सीजन लंग्स में प्रेजेंट होता है. हार्ट से जो लंग्स हमारे हार्ट से जो ब्लड हमारे लंग्स में जाता है, वहाँ पर ये हमें पता है कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का पार्ट है. हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और विद द हेल्प ऑफ ब्लड वो पूरे बॉडी के सारे ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्टेड होता है या वहाँ तक पहुँचता है. वापस जो हमारी मसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको ब्लड का हीमोग्लोबिन पार्ट ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को वहाँ पर रिलीज़ कर देता है, वहाँ पर छोड़ देता है और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से वापस रिएक्ट करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि वापस ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हमारे लंग्स में आता है. और लंग्स से जब वापस हम ब्रीद आउट करते हैं तो एज अ वेस्ट मटेरियल वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है. जस्ट बिकॉज ऑफ बोथ सिस्टम्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर और दोनों की एफिशिएंट वर्किंग के लिए एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन मस्ट है. दैट इज़ वाई जब हम इन दोनों की स्टडी एक साथ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. कार्डियो मीन्स दैट इन्वॉल्व्स कार्डियक सिस्टम एज वेल एज द वैस्कुलर और द रेस्पिरेटरी सिस्टम. बट when we are doing a study of circulation of the blood, that is called circulation system. It involves the study of heart, that is a main body part or the main organ of blood pumping. इसके अलावा वो ब्लड वेसल्स जिनमें ब्लड
सप्लाई होता है जिसके थ्रू ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। बेसिकली 3 तरह के होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आर्टरियल एंड वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज। आफ्टर दैट जो एक फ्लूइड है जिसको हम लोग ब्लड बोलते हैं, जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ब्लड के भी अलग अलग टाइप्स हैं, उसके जो अकॉर्डिंग टू देयर कंपोनेंट्स जो उसको बनाते हैं। और इसके अलावा जिसको हम लोग ब्लड ग्रुप बोलते हैं वो ए बी और ओ जो ब्लड ग्रुप्स हैं। इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम की स्टडी हम लोग करते हैं सर्कुलेशन सिस्टम में। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं द स्टडी ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम। इन दैट द मेन organ of the circulation system is heart. As we know that heart is basically hollow 4-chambered muscular organ that is responsible for blood pumping, and it is made of cardiac muscles. Cardiac muscles का जो nature होता है that is वो structure wise तो होते हैं हमारे वॉलंटरी मसल की तरह, बट उनका जो फंक्शन होता है वो अनवॉलंटरी मसल्स की तरह होता है, बिकॉज आर हार्ट बीट इज़ नॉट अंडर आर कंट्रोल, दैट इज़ अ अनवॉलंटरी एक्शन। तो जो ये हार्ट है हमारा वो बना हुआ है कार्डियक मसल्स से। इसकी जो लेयर्स हैं एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली जो हार्ट है हमारा वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 2 आर्टरी एंड 2 वेंट्रिकल्स। जो ये जो चारों चैम्बर्स हैं इनको लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल के नाम से लोग जानते हैं। अब जब हम हार्ट की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसमें बेसिकली जो सुपीरियर वेना कावा है और जो इन्फीरियर वेना कावा है, इसमें 2 वेन्स हैं जिसके के थ्रू ब्लड हमारे हार्ट में पहुंचता है। जनरली जो हार्ट के अगर हम शेप और साइज़ की बात करते हैं, इट इज़ अ कोन शेप स्ट्रक्चर। इसकी साइज़ जनरली 12 सेंटीमीटर्स इन हाइट, 8 सेंटीमीटर्स इन ब्रेथ, एंड जो इसकी थिकनेस होती है वो अप्रॉक्स 5 to 6 सेंटीमीटर्स की होती है। एंड एक जो जनरल कह सकते हैं कि जो हार्ट का साइज़ है उसमें, और एक जो एथलेटिक हार्ट होता है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल एजुकेशन पीपल, तो दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटीज़, उनका हार्ट का साइज़ थोड़ा सा हाइपोट्रफी होता है, थोड़ा सा उनका साइज़ बढ़ जाता है। एंड दिस कंडीशन इज़ नोन एज एथलेटिक हार्ट सिंड्रोम, AHS। बेसिकली क्या है, जब कोई भी एथलीट या जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में ब्लड का डिमांड बढ़ जाता है। ऐसी कंडीशन में ब्लड की पंपिंग को ज़्यादा करने के लिए जो हमारी कार्डियक मसल्स हैं उसकी इलास्टिसिटी, जो उसकी जो इलास्टिसिटी कैपेसिटी है जिससे कि वो अपनी साइज़ बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा ब्लड पंप करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, हार्ट का थोड़ा शेप बढ़ जाता है। और ये लोड जब कंसिस्टेंटली किसी एथलीट के वर्कआउट के थ्रू उस हार्ट पे पड़ रहा होता है तो धीरे धीरे हार्ट उस साइज़ के लिए ऑटोमेटाइज हो जाता है, या उसका हार्ट धीरे धीरे उस साइज़ शेप में बढ़ जाता है। तो इसलिए जो एक एथलेटिक हार्ट है या जो एथलीट का हार्ट होता है वो शेप और साइज़ में थोड़ा सा जो नॉर्मल एक किसी जनरल एथलीट पर्सन का हार्ट है उससे साइज़ में बड़ा होता है। सेकेंड थिंग, हार्ट का वेट नॉर्मली 250 ग्राम्स के आसपास होता है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एथलीट्स हार्ट इट वुड बी 250 to 350 ग्राम्स। हार्ट की जो बेसिकली लोकेशन होती है दैट इज़ बिहाइंड द स्टर्नम इन थोरेसिक केस। हमारी जो रिब केज हैं वो बेसिकली हार्ट को एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में सेफ रखती है। देन बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट इट दैट द हार्ट इज़ मेड ऑफ कार्डियक मसल्स। 3 लेयर होते हैं इसके, बिकॉज जो एंडोकार्डियम,
एक्टोकार्डियम एंड मेसोकार्डियम, जो बेसिकली आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं इपी कार्डियम, बिकॉज ये कार्डिक मसल्स की बनी होती है तो इसलिए यहाँ पर कार्डिक वर्ड यूज में लाया जा रहा है। दैट इज़ आउटर मोस्ट लेयर, जो कि एक लुब्रिकेंट से बेसिकली वेट होता है पूरी टाइम, और इसके अंदर जो पंप, जब ब्लड पंप कर रहा होता है तो बेसिकली एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो कार्डिक मसल्स को स्ट्रेच करने में हेल्प करे। देन द सेकेंड लेयर इज़ मेसोकार्डियम, जो मिडिल लेयर होती है। बेसिकली दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड पंपिंग। इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की क्वालिटी कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। एंड द इनर मोस्ट लेयर इज़ नोन एज एंडोडर्म। बेसिकली ये जो इंटरनल लेयर होती है इसके ऊपर एक एपिथेलियल टिश्यूज़ का एक लेयर होता है जो कि बहुत सॉफ्ट, लाइक एक म्यूकस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत ही सॉफ्ट और बहुत स्पॉन्जी लेयर होता है। आफ्टर दैट हार्ट इज़ डिवाइडेड इन 4 चैम्बर्स। पहले हमने बात किया हुआ है। जो अपर चैम्बर्स हैं दैट इज़ कॉल्ड आर्टरियम्स। बेसिकली इन ईच हार्ट देर आर 4 चैम्बर्स। जो लोअर चैम्बर्स हैं दैट इज़ कॉल्ड वेंट्रिकल्स। जो राइट आर्टरियम है वो राइट वेंट्रिकल में ओपन होता है बाई ट्राइकैप्सिड वॉल्व, एंड जो लेफ्ट आर्टरियम है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकैप्सिड वॉल्व से ओपन होता है। बेसिकली राइट जो आर्टरियम एंड वेंट्रिकल्स हैं वहाँ से ब्लड जाता है लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए। वापस जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो फिर हार्ट तक आता है, और हार्ट से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ से पूरी बॉडी में वापस सप्लाई किया जाता है। जो वेन्स हैं, जो सुपीरियर वेना कावा है वो पूरी बॉडी से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में लेकर हार्ट में लेकर के आती है, और जो इन्फीरियर वेना कावा है वो बॉडी में जो हार्ट से लोअर बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ से बेसिकली डिऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के हमारे हार्ट में आती है। आर्टरीज बेसिकली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी के सारे पार्ट्स में लेकर के जाती है। और बेसिक एक जो डिफरेंस है हार्ट के दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें अभी आगे हम लोग ये पढ़ेंगे, डिस्कस भी करेंगे कि आफ्टर हार्ट जो 2 मेन पार्ट्स होते हैं उनमें आता है हमारा आर्टरीज एंड वेन्स, जो हमारे ब्लड कैपिलरीज हैं, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं। आर्टरीज का जो काम है वो बेसिकली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है। जस्ट ऑपोजिट जो वेन्स हैं, हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं, चाहे वो सुपीरियर वेना कावा हो या इन्फीरियर वेना कावा हो, इनका काम होता है बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, चाहे सुपीरियर वेना कावा अपर बॉडी पार्ट से, इन्फीरियर वेना कावा लोअर बॉडी पार्ट से लेकर के वापस हमारे राइट जो आर्टरी और वेंट्रिकल का पार्ट है वहाँ पर पहुँचाने का काम करते हैं। आर्टरीज और वेन्स में एक और जो बेसिक डिफरेंस होता है, आर्टरीज का जो साइज़ है वो थोड़ा थिक होता है, वेन्स से ज़्यादा इलास्टिक उसकी मसल्स होती हैं। 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है। वेन्स भी 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है, बट इसमें इसकी जो इलास्टिसिटी बहुत कम होती है। साथ में इसमें वॉल प्रेजेंटिंग होते हैं जो कि ब्लड की बैक फ्लो को ब्लॉक करते हैं। साथ में इनकी जो इलास्टिसिटी है वो एक साथ ज़्यादा ब्लड फ्लो करना अलाउ करती है। इसी वजह से हमारी बॉडी में एट अ टाइम जो हमारा 60% ब्लड होता है वो हमारे वेन्स में पाया जाता है। आफ्टर आर्टरीज एंड वेन्स, one more blood vessels are present in our body, that is known as blood capillaries. These are very fine or very small, very thin blood vessels, जिसको हम लोग the size of the blood capillaries is 8 to 10 micron.
बेसिकली ये हमारी पूरी बॉडी ऑर्गन्स में इनका जो एक वेब है, एक जो नेटवर्क है वो फैला हुआ होता है। इनका जो काम है वो हर एक बॉडी पार्ट में जो आर्टरीज के द्वारा या जो वेंस के द्वारा ब्लड पहुंचाया जा रहा है, बेसिकली वो उसको वहाँ पर अपने अंदर ऑब्जर्व करना या अपने साथ रखना। साथ में जो ऑक्सीजन की अपटेक कंडीशन है, जो उसको रिजर्व कंडीशन में रखना, ये बेसिकली काम होता है ब्लड कैपिलरीज का। ब्लड कैपिलरीज में बेसिकली जो एक पार्ट है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो मिनरल्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, इन सब का जो ऑब्जर्वेशन है हमारे टिश्यूज़ में वो ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है। क्योंकि ब्लड एक पार्ट के बाद में हमारे वेन से ब्लड कैपिलरीज में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और फिर वहाँ से जो हमारे मसल्स का ऑक्सीजन अपटेक है वो हमारी ब्लड कैपिलरीज पे डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज हमारी मसल्स में प्रेजेंट होंगी, उतनी ज़्यादा ब्लड का जो फ्लो है या ब्लड का लेवल है वो हमारी टिश्यूज़ में और सेल्स में प्रेजेंट होगा, और उतनी ज़्यादा हमारे जो मसल्स की ऑक्सीजन अपटेक कंडीशन है वो बढ़ जाएगी। देन बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम की। लिम्फेटिक सिस्टम इज़ ऑल्सो a secondary circulation system. Lymphatic system basically it's a very clear cut thing that is not a part of closed circulation system. That is a different and that we can say that is autonomous circulation system which is working along with the closed circulation system. Basically this system involves the transportation of plasma, lymph and WBCs. इस सिस्टम में RBCs जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं बिकॉज वो पहले से अल्ट्राफिल्ट्रेशन के प्रोसेस में ब्लड में होते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में अप्रॉक्स 20 लीटर्स ब्लड जो पर डे प्रोसीजर होता है, उसमें 70% के आसपास जो लिम्फ है वो फिल्टर होकर के लिम्फेटिक सिस्टम में आता है। लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली हमारी बॉडी का एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम डेवलप करते हैं बिकॉज जो WBCs का वर्क है हमारी बॉडी में वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। साथ में दे आर ऑल्सो वर्किंग एज अ ट्रांसपोर्टेशन वेक्टर विच बाय विच न्यूट्रिएंट्स और वी कैन से एंटीबॉडीज और मिनरल्स आर ऑल्सो बिन ट्रांसपोर्टेड। इसके अलावा ऐसे ढेर सारे जो एंटीबॉडीज़ लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं जो कि किसी भी तरह के वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हमारी बॉडी में रोकते हैं और साथ में हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप करते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सर्कुलेशन सिस्टम। बेसिकली दिस सिस्टम इज़ द ऑटोनोमस सर्कुलेशन सिस्टम that is not a part of closed circulation system. Now we are going to discuss about the functions of circulatory system. There are a lot of functions of circulatory system. The first and foremost thing is the blood pumping. Without being the transportation of the essential elements in our body, not possible. So when we are talking about the transportation by circulation system, we can transport oxygen, essential nutrients, antibodies, limbs or other required minerals in our body, even the hormones also. So this is the main transportation vector in our body by which the internal transportation or internal locomotion is possible. The second thing is जो इसका बेसिकली एक मेन वर्क होता है दैट स्टेबलाइज द पीएच बैलेंस। हमारी बॉडी का जो एक पीएच बैलेंस है वो भी हमारे सर्कुलेशन सिस्टम से बैलेंस होता है। सर्कुलेशन सिस्टम हमारी बॉडी में होम्योस्टैटिक्स की कंडीशन को बैलेंस करता है या जो एक होम्योस्टैटिक इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन करता है बिकॉज बाय ऑक्सीजन एंड ब्लड हमारा जो टेम्परेचर है बॉडी का उसको कंट्रोल करने का काम करता है, उसको इस्टेब्लिश रखता है। बिकॉज
जो इसी वजह से जो वेदर के जो एक्सटर्नल चेंजेस हैं उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे बहुत कम पड़ रहा होता है। इसके अलावा जो सर्कुलेशन सिस्टम में हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और जो अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, इवन समटाइम्स बैक्टीरिया और एनी वायरल इन्फेक्शंस, जो अभी हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम की बात कर रहे थे वहाँ से, वो इन सारे वेस्ट को बॉडी से दूर करते हैं और हमारी बॉडी को एक नीट एंड क्लीन एंड स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम, as we know about it that the antibodies are present in the blood or in the lymphatic system also. So by releasing WBCs or the hormones, these circulation system, चाहे वो blood हो या lymphatic system हो, they are helping to enhance our immunity by which we can fight with any diverse condition. Now two other topic is there in this chapter, that is called oxygen depth and second wind. When we are talking about the oxygen depth, depth means simple सी बात है किसी चीज़ की कमी या कुछ जब हमने उधार लिया हुआ है. When we are talking about the oxygen depth, when we are going to perform any activity, suddenly हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो बढ़ जाती है. To meet out this डिमांड ऑफ द ऑक्सीजन और द डिमांड ऑफ द एनर्जी, बेसिकली ऑक्सीजन की जो नीड बढ़ती है, जो उसकी डिमांड बढ़ती है, उसका बस एक सिंपल सा रीज़न है कि ऑक्सीजन इज़ द प्राइमरी फ्यूल बाय विच आर न्यूट्रिएंट्स और गोइंग टू बी बर्न एंड प्रोड्यूस द एनर्जी. तो ऐसी कंडीशन में जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही हमारी बॉडी में एनर्जी बन रही है तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन एनर्जी की डिमांड बढ़ने के साथ में हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है. अभी द लास्ट टॉपिक वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ब्लड कैपिलरीज, जहाँ पर जो हमारी टिश्यूज़ में अवेलेबल हैं, हमारे सेल्स में अवेलेबल हैं, एंड वहाँ पर ऑक्सीजन ब्लड में स्टोर होता है. ऐसे कंडीशन में जो ऑक्सीजन अपटेक है वहाँ से उस सारे ब्लड कैपिलरीज से या टिश्यूज़ से हम ऑक्सीजन को यूज़ करके या ले करके उस पर्टिकुलर डिमांड को मीट आउट करने की कोशिश करते हैं या उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. तो ऐसी कंडीशन में एक तो हमारा जो हार्ट है वो उसका पंपिंग बढ़ जाता है, हमारी जो ब्रीदिंग है फ्लैक्चुएट हो जाती है. हम कोशिश करते हैं कि बाय ब्रीदिंग और बाय ब्लड सर्कुलेशन हम ऑक्सीजन की उस डिमांड को कंप्लीट करें, बट समटाइम्स जो फिर भी जो उस प्रॉपर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कहीं से पूरी नहीं हो पाती है. तो ऐसे कंडीशन में जो हमारे अंदर स्टोर्ड ऑक्सीजन है उसको हम यूटिलाइज करते हैं, वो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है हमारी बॉडी में. इस जो लैकिंग ऑफ द ऑक्सीजन की कंडीशन होती है या जो इस ऑक्सीजन की कमी है हमारी बॉडी में, इसी को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीजन डेप्थ. इवन हम लोग जब ATPs की बात करते हैं, जब ATP को भी ADP में कन्वर्ट होना होता है, जब जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है जो ट्रिपल बॉन्ड है, जब वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा होता है, उस कंडीशन भी उसको एनर्जी उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ प्राइम फ्यूल फॉर दीज एक्टिविटीज़. सी इन आवर बॉडी नो मैटर्स दैट इज एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शंस, इन ईच रिएक्शन वी नीड अ फ्यूल और एनर्जी, एंड वो बेसिकली ऑक्सीजन की वजह से होता है. तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जो एक फ्यूल का काम करता है, उस कंडीशन में भी जब ATP ADP में कन्वर्ट हो रहा होता है तब भी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. तो ये सब जो कंडीशंस हैं इसमें जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसको कंप्लीट, उस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑक्सीजन डेप्थ. देन इसके जस्ट ऑपोजिट एक टर्म आता है दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीजन रिकवरी. जब हम लोग रेस्ट फेज में होते हैं, हम लोग जैसे ही अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ करना बंद करते हैं, ऐसा नहीं कि हमारा हार्ट तुरंत ही अपनी रेस्ट फेज पे आ जाता है. स्लोली जो हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है वहाँ पर हमारा हार्ट पहुँचता है. जो ब्रीदिंग फ्लैक्चुएशन है वो मेंटेन रहती है कुछ टाइम के लिए, 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट. इट इज़ अप टू आवर लंग्स एंड हार्ट कि कितना ट्रेंड है हमारा हार्ट, कितनी जल्दी उस ऑक्सीजन डेप्थ की कंडीशन को कंप्लीट कर रहा है, उसकी कितनी जल्दी रिकवरी कर रहा है. प्लस प्रॉपर
रेस्ट एंड स्लीप एंड डाइट ऑल्सो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकवरी ऑफ ऑक्सीजन। हमारा जो एक लंग, हमारी जो हार्ट की का टाइडल वॉल्यूम है एंड स्ट्रोक वॉल्यूम है और कार्डियक आउटपुट है, वो भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। अगर दोनों ही ज़्यादा है, दोनों ही बढ़ी हुई कंडीशन में है, चाहे वो स्ट्रोक वॉल्यूम हो या कार्डियक आउटपुट हो, तो ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन की रिकवरी जल्दी हो जाती है। बट जब हम वापस मसल्स में उतनी ऑक्सीजन को वापस रिजर्व कर लेते हैं, उस अपटेक कर लेते हैं, देन उस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑक्सीजन रिकवरी। वन मोर topic is in this chapter, that is the last topic of the chapter, that is called second wind. Second wind is a condition when we are talking about the windows, that means in a secondary gate or something, a second option. Wind का मतलब यहाँ पर है air से है। when we are this is about air और secondary air, तो यहाँ पर हमारी जो एक मतलब है हमारा इस secondary air से है, that is a secondary breathing, means a different type of breathing। जब भी हम कोई एक्टिविटीज स्टार्ट कर रहे होते हैं तो बेसिकली आफ्टर सर्टेन टाइम, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, और समटाइम्स आफ्टर 30 मिनट्स, इट इज़ अप टू आवर फिटनेस एंड ट्रेनिंग लेवल कि हमारी ट्रेनिंग किस लेवल की है या हमारा फिटनेस किस लेवल का है। हमारी एक कंडीशन ऐसी आती है जब हमारा जो हार्ट रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फेस रेड होने लगता है, डिजनेस, हेडेक और समटाइम्स बॉडी हेडेक, बॉडी एक, और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग कंडीशन आती है। बट अगर हम ऐसी कंडीशन में भी अपनी जो हमारा जो एक्टिविटी है या जो हमारा वर्क है वो हम बंद नहीं करते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं, तो आफ्टर सर्टेन टाइम हमारी जो बॉडी है, हमारी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है, वो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए ऑटोमेटाइज हो जाती है और धीरे धीरे वापस हमारा लंग्स, हमारे जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, वो उस ऑक्सीजन की नीड को या उस एनर्जी की नीड को वापस मीट आउट करने या उसको फुलफिल करने लगता है। एंड इन दैट कंडीशन इट इज़ कॉल्ड सेकेंड विंड कंडीशन। सेकेंड विंड कंडीशन जब हमारा हार्ट और हमारे लंग्स मीन्स हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो वापस जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए है, जब उसको मीट आउट कर लेते हैं और वापस बॉडी एट ईज पर आ जाती है या कंफर्टेबल हो जाती है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को लेकर के, इस कंडीशन को हम बोलते हैं सेकेंड विंड कंडीशन। इस चैप्टर में बेसिकली इतना ही डिस्कस करना था। नाउ द चैप्टर इज़ कंप्लीट। वंस अगेन, अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद अदर्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच।